अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। यूसीसी को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में कुछ दिनों में यूसीसी लागू हो सकता है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूसीसी के लिए बनाई गई है कमेटी, कुछ दिनों में सरकार को रिपोर्ट सौंप सकती है। वहीं उत्तराखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है और सदन में यूसीसी समेत 2 मुद्दों को रखा जा सकता है और राज्य आंदोलनकारियों का आरक्षण विधेयक भी टेबल पर पास हो सकता है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, ड्राफ्ट तो पहले ही तैयार कर लिया गया था टीम की तरफ से, अब जल्द ही रिपोर्ट भी सौंपी जा सकती है, जिसके बाद में अब जानकारी ये सामने आ रही है कि जल्द ही विधानसभा का सत्र बुलाकर इसमें यूसीसी को रखा जा सकता है और साथ ही यूसीसी जल्द ही उत्तराखंड में लागू हो सकता है। तो सदन का विशेष सत्र बुलाने की भी जानकारी यहां पर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर कमेटी कुछ ही दिनों में रिपोर्ट सौंप सकती है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद यूसीसी को लेकर लगातार बैठकें भी कर चुके हैं। इसके अलावा यूसीसी का ड्राफ्ट बीते दिनों काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा और ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ था, जिसके बाद में कुछ करेक्शन करने की भी बात सामने आई और अब जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि कमेटी कुछ ही दिनों को रिपोर्ट सौंप सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील प्रभात जुड़ गए हैं देहरादून से। सुनील, यूसीसी लागू करने की बात सामने आ रही है कि जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है, साथ ही सदन का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है, और क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, यूसीसी को लेकर लंबे समय से उत्तराखंड में कवायद जारी थी और ये संभावना लगातार बनी थी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो कभी भी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। 2022 में सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी बनाई थी जस्टिस रंजना देसाई के नेतृत्व में। कमेटी ने पूरे राज्य भर में और राज्य के बाहर भी तमाम मुद्दों का एनालिसिस करके लोगों के सुझाव लेकर करीब 2.5 लाख के आसपास सुझाव इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए लिए और उसके बाद ड्राफ्ट लगभग कंप्लीट हो चुका था। इसको लेकर लगातार चर्चाएं थी कि कभी भी ये ड्राफ्ट सौंपा जा सकता है, लेकिन अब सरकार उत्तराखंड में विचार कर रही है कि एक दीपावली के बाद एक विशेष सत्र बुलाकर विधानसभा का उसमें यूसीसी का ड्राफ्ट चर्चा के लिए लाया जाए, सदन में इसको पास कराया जाए। इस बात की संभावनाएं इसलिए भी ज्यादा प्रबल है कि उत्तराखंड में जो राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने का जो मामला था, उसको लेकर भी विधायकों की एक कमेटी बनाई गई थी। विधायकी कमेटी भी इसी हफ्ते स्पीकर को अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है। तो इसके लिए भी सरकार ने चूंकि सदन बुलाना है, जो राज्य आंदोलनकारियों का जो बिल है वो सदन में जाएगा, उसके लिए हाउस कॉल करनी होगी और सदन से पास कराने के बाद वो राजभवन को जाएगा। तो चूंकि सत्र वैसे भी सरकार ने बुलाना है, तो इसीलिए ये विचार किया जा रहा है कि इसी सत्र में यूसीसी का ड्राफ्ट भी पेश कर दिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यूज 18 से बातचीत में इस बात की भी पुष्टि की है कि सरकार इन दोनों मसलों पर विचार कर रही है कि एक साथ एक विशेष सेशन बुलाकर दोनों बिलों को पास कर लिया जाए। जी, तो जल्द ही यूसीसी लागू किया जा सकता है। लगातार तैयारियां काफी जोरों से चल रही है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। देहरादून से खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस को देहरादून में हुई डकैती के मामले में आईबी ने रिपोर्ट दी है, जिसमें राष्ट्रपति मुर्मू की सुरक्षा में चूक बताई गई है। राष्ट्रपति के रूट से कुछ दूरी पर 9 नवंबर को लूट हुई थी। बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में लूट की थी और उस दिन राज्य स्थापना दिवस समारोह में राष्ट्रपति ने शिरकत की थी और देखिए उसी दिन लूट हुई थी। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, ये लूट की घटना जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी वो तस्वीरें सामने आई। दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें वो कार्यक्रम के दौरान की जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल हुई थी। और इसी दौरान अब जानकारी ये निकलकर सामने आई रिपोर्ट में कि लापरवाही की गई थी और सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। बद्रीनाथ में मौसम बदलने के साथ ही जमकर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। 18 नवंबर को भगवान बद्री विशाल के कपाट शीतकाल के लिए बंद होते हैं, लेकिन उससे पहले बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में और भी ज्यादा बर्फबारी और बारिश होने की संभावना जताई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बद्रीनाथ की चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। वहीं बर्फबारी के बाद भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई भी कमी नहीं आ रही है। लगातार तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम में आ रहे हैं।
मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 18 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बारिश की आशंका जताई गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी पूर्वानुमान जताया गया। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पौड़ी और साथ ही पिथौरागढ़, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तेज आंधी और तूफान को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। कई जिलों में रात से बारिश का दौर जारी है। वहीं उत्तरकाशी में कुछ दिनों में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने हैं। ऐसे में मौसम की मार श्रद्धालुओं को परेशान कर सकती है। आज छोटी दिवाली है और दीपावली को लेकर बाजारों में रौनक है। कुछ लोग खरीदारी करने के लिए उमड़ रहे हैं तो सभी बाजारों में लोग काफी ज्यादा बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बाजार गुलजार हैं। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बग्वाल और छोटी दीपावली के प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि ईश्वर से कामना है कि ये पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और समृद्धि लेकर आए। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो आज अयोध्या में 21 लाख दिए जलाए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि इस दिवाली देवभूमि के लोग भी एक दिया ऐसा जलाएं जो 22 जनवरी तक जले, क्योंकि 500 साल के बाद में राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर जहां उनकी पार्टी के नेताओं ने स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि अयोध्या और भगवान राम सबके हैं और देवभूमि में हर घर में रोज दिया राम के नाम का जलता है। 500 साल के बाद और संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हम सब जो धर्मावलंबी हैं उनके लिए गदगद का पल है। खासतौर पर रामजन्म आंदोलन में जो लोग जुड़े रहे, तो मैंने कल अपील की है उत्तराखंड देवभूमि के नागरिकों से, अपने कार्यकर्ताओं से, कि दीपावली के दिन जो दीपक जले, अखंड दीपक 22 जनवरी तक आपके घर में जलता रहे। अयोध्या सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी की नहीं है, अयोध्या हम सब की है। लेकिन महेंद्र भट्ट जी को मैं ये याद दिला दूं कि भगवान राम में विश्वास करने वाले जितने भी हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी हैं वो हमेशा दिया जलाते हैं, उनके बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता। पहाड़ अपनी संस्कृति, लोक मान्यताओं और रीति रिवाज, परंपराओं के लिए जाना जाता है। दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन पहाड़ों में गन्ने से बनी लक्ष्मी जी की होने वाली पूजा की अपनी अलग पहचान है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महालक्ष्मी पूजन में पहाड़ की एक गन्ने से लक्ष्मी की मूर्ति से होने वाली पूजा खासा प्रचलन में है। सालों से चली आ रही परंपरा आज भी कायम है। कुमाऊं अंचल में घर घर में गन्ने से लक्ष्मी की ऐसी ही मूर्ति तैयार की जाती है, जिसमें 3 भागों में गन्ने को काटा जाता है, जिसके बाद कांसे की थाली में चावल, अनाज रख मूर्ति का निर्माण किया जाता है। नींबू से मां लक्ष्मी का मुखौटा तैयार कर इसे घूंघट में रखा जाता है। इसके बाद मां का जेवरों से श्रृंगार कर दरबार में खील, बताशे, मिठाई, चावल से पूजा होती है। खाली मुखौटा नहीं लगाते थे, खाली मतलब घूंघटा निकाल देते थे देवी जी का। अब तो बाजार में बहुत सुंदर सुंदर मुखौटे चले आ रहे हैं, तो उनको मतलब अच्छी सी देवी बना रहे हैं लोग। उसमें चावल की थाली में और नारियल रख के और नींबू रख के, बड़ा नींबू रख के उसकी देवी जी बनाई जाती है, शुभ होती है। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को बड़े प्यार से, कोई किसान था वो, तो उसने उसको बड़े प्यार से गन्ना खिलाया और गन्ना खिलाकर उसने उनको नमस्कार किया, तो उसको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ये फसल जो है हमेशा फलती फूलती रहे, जो गन्ने की फसल जो है फूलती फूलती रहे। पहाड़ में लक्ष्मी के 3 रूप की पूजा होती है। छोटी दिवाली यानी कि नरक चौदस को लक्ष्मी की बाल अवस्था से पूजा शुरू होती है। फिर यौवन अवस्था में विशेष पूजन का विधान है, जो हरि बोधनी एकादशी तक चलता है। गन्ने की लक्ष्मी से पूजा के दौरान ऐपड़ों का भी विशेष महत्व बताया जाता है। इसमें द्वार ऐपण, दहली ऐपण, लक्ष्मी पग चिन्ह समेत चौकियों का भी निर्माण किया जाता है। कहा जाता है इस तरह से पूजन से धन की देवी धन धान्य करती हैं। गन्ना जो है शुद्ध माने जाते हैं, इससे लक्ष्मी बनाई जाते हैं, घरों में लक्ष्मी बनाते हैं, इसकी पूजा करते हैं।
उसमें मुखौटा लगाया जाता है। गन्ना जो है औषधि है, शुद्ध माना जाता है। जैसे कदिल वृक्ष है, कदिल वृक्ष भी शुद्ध मानी जाती है। लक्ष्मी जी का संबंध जो है वो धन और संपत्ति से है, तो धन और संपत्ति को छिपा करके रखा जाता है, खोले नहीं रखा जाता है। और दूसरा अर्थ यह है कि लक्ष्मी जी का संबंध नारी से भी है, और नारी का आभूषण जो है लज्जा है। इसलिए जो लोक शिल्प के आधार पर लक्ष्मी जी बनाई जाती हैं वह घूंघट में होती हैं। मानस खंड और पुराणों में गन्ने के वृक्ष को शुभ और फलदायक माना गया है। यही कारण है कि पहाड़ों में शादी, जनेऊ समेत सभी शुभ कार्यों में गन्ने को पूजने का विधान है। महालक्ष्मी का एक नाम गजलक्ष्मी भी है। माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी के स्वागत के लिए हाथियों द्वारा अभिषेक किया गया और हाथी को सबसे प्रिय गन्ना है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन इस गन्ने की पूजा से महालक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अच्छी आमदनी हुई है। बद्रीनाथ प्रसाद योजना के तहत में चौलाई के लड्डू और साथ ही अन्य लोकल प्रोडक्ट से स्वयं सहायता समूह की 10 लाख रुपए की आमदनी इन महिलाओं को हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रथम गांव माढ़ा आए थे तब उन्होंने तीर्थ यात्रियों से यात्रा का 5% रुपए खर्च करने की बात कही थी। इसका असर ये हुआ है कि स्थानीय लोगों को इससे काफी रोजगार और आर्थिक कमाई हुई है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो पंचबद्री प्रसाद में रामदाना, चौलाई के लड्डू, धूप, हर्बल धूप हो गई है, तुलसी की माला हो गई है, जो ये सारे प्रकल्प थे पंचबद्री प्रसाद के रूप में लोगों ने सराहा और हाथों हाथ लिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगरी अल्मोड़ा से बाल मिठाई और सिंगोड़ी का आविष्कार हुआ था। साल 1865 में सबसे पहले शाह परिवार ने लाला बाजार में मिठाई बनाकर बेचना शुरू किया और तब से बाल मिठाई की भारी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और दिवाली के मौके पर तो ये डिमांड और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक यहाँ की बाल मिठाई, सिंगोड़ी और चॉकलेट ले जाते हैं। साल 1865 में लाला बाजार के शाह परिवार ने मिठाई का आविष्कार किया। पीएम मोदी जब भी उत्तराखंड के दौरे पर आते हैं तो जरूर बाल मिठाई का स्वाद लेते हैं। वहीं महात्मा गांधी ने भी 1929 में अल्मोड़ा आजादी आंदोलन के दौरान मिठाई का स्वाद लिया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने हरीश लाल शाह को दिल्ली बुलाकर मिठाई का स्वाद चखा। आज भी उसी स्वरूप में बाल मिठाई बिकती है। ये मिठाई का कारोबार हमारा 1865 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है, जो हमारे परदादा लाला जोगासां ने आविष्कार किया था। आज मैं 5वीं पीढ़ी में इस शॉप में बैठा हुआ हूँ। ये बाल मिठाई का प्रचार इतना बढ़ चुका है कि जो बाहर से डिमांड, और जब से नरेंद्र मोदी जी ने इसका साथ लिया है तो तब से तो इसकी डिमांड पूरे ऑल वर्ल्ड में पहले से ही प्रचलित थी, मगर मोदी जी के पहुंचने के बाद और ज़्यादा डिमांड बढ़ती है। अल्मोड़ा आने वाले पर्यटक ही नहीं, यहाँ के निवासी भी अपने रिश्तेदारों को त्योहारों में बाल मिठाई भेजते हैं। कई दिनों तक बाल मिठाई खराब भी नहीं होती है। मिठाई की मांग को देखते हुए अल्मोड़ा में कई दुकानें मिठाई की खुल गई हैं। देखिए, अल्मोड़े के मिठाई की विशेषता है ये पहाड़ी खोए की बनती है, एकदम जो प्योर गांव से पहाड़ी खोया आता है। यहाँ की चॉकलेट, बाल मिठाई और सिंगौड़ी काफ़ी फेमस है, तो हमारे रिश्तेदार जो हैं दूर दूर जो रहते हैं वो बहुत डिमांड करते हैं इस मिठाई की, तो हम यहाँ से भिजवाते भी हैं। ख़राब भी नहीं होती, 3-4 दिन चल भी जाती है आराम से। तो रिलेटिव लोग भी बहुत आते हैं दिवाली के टाइम में और वो भी यहीं से मिठाई ले जाते हैं अल्मोड़ा की। इस बाल मिठाई का खासियत यह है, जो बाल मिठाई, बाल जो चॉकलेट के बीच में बाहर से जो वाइट लगाया जाता है उससे उसकी सेफ्टी होती है, ये कई समय तक रह सकती है और इससे विदेशों में भेजा जाता है। और इस समय जो हमारा जो दिवाली का माहौल है, हर कोई अपने रिश्तेदार नातेदार को यहाँ से मिठाई भेजता है और बाल फेमस है तो इसलिए यहाँ से हम अपने रिश्तेदार नातेदार को भेजते हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। बाल मिठाई, सिंगोड़ी और चॉकलेट का जिक्र आते ही लोगों को अल्मोड़ा याद आ जाता है।
जहां से बाल मिठाई सिंगोड़ी का आविष्कार हुआ, आज भी कुछ पुरानी दुकानों में 5वीं पीढ़ी मिठाई की बिक्री कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पुरानी टिहरी की नथ और सिंगोड़ी मिठाई कभी उसकी पहचान हुआ करती थी, कभी जिसकी देश भर में काफी डिमांड थी। बदलते समय के साथ में भले ही मांग कम हुई हो, लेकिन नई टिहरी में दिवाली पर सिंगोड़ी मिठाई की ज्यादा मांग बढ़ जाती है। रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक पुरानी टिहरी अपनी संस्कृति और परंपराओं के कारण अलग पहचान रखता था, लेकिन टिहरी डैम की झील में पुरानी टिहरी के डूबने के बाद से उन सभी संस्कृति और परंपराओं का भी अंत हो गया, जो कभी टिहरी की पहचान हुआ करती थी। टिहरी में बनने वाली एक विशेष तरह की मिठाई जिसे सिंगोरी कहा जाता है, वो उनमें से एक है, जिसकी डिमांड इतनी थी कि लोग देश के कोने कोने से सिंगोरी लेने टिहरी पहुंचते थे। वहीं विदेशों से भी इसकी डिमांड आती थी। पुरानी टिहरी वासियों का कहना है कि राजा महाराजाओं के समय से ही सिंगोरी को इतना पसंद किया जाता था कि अन्य देश के राजा टिहरी से सिंगोरी मंगवाते थे और टिहरी के राजाओं द्वारा अपने मित्र राजाओं को दीपावली के त्योहार में विशेष रूप से सिंगोरी भेजी जाती थी। ये पुरानी टिहरी से हमारे पिताजी भी कारीगरी थे, तो उस समय से हम बना रहे हैं इसको पुरानी टिहरी से। अब ये 24-25 साल हमें नई टिहरी में भी हो गए इसको बनाते बनाते, तो इसलिए ये यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई है। इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह पड़ते हैं, तो हमने इसका पेड़ यहाँ नई टिहरी में कम उगता है, ठंडे में गर्म में उगता है, इसलिए हमने इसका पेड़ भी यहीं पर लगा रखा है, अपने सामने ही इसका पेड़ लगा रखा है। और जो टिहरी की जो सिंगोरी है, वो इसकी डिमांड देश विदेशों में भी है आज की डेट में। विशेषतर यहाँ पर जैसे दीपावली हो गए, होली हो गया, इन पर्वों में इस सिंगोरी को बनाया जाता है। और यहाँ पर बहुत कम लोग रह गए हैं अब जो सिंगोरी को बनाते हैं। कभी टिहरी की पहचान हुआ करती सिंगोरी को बनाने में मेहनत भी बहुत ज्यादा होती है और दीपावली के त्योहार में इसे विशेष बनाया जाता है। मालू के पत्ते से लिपटी सिंगोरी मिठाई आज भी त्योहारों में विशेष डिमांड पर बनाई जाती है। आज भले ड्राई फ्रूट्स और कंपनियों के ब्रांडेड मिठाइयों का प्रचलन बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद टिहरी की सिंगोरी आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है और दीपावली के त्योहार में इसका और अधिक महत्व बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग जो कि विदेशों में भी रहते हैं, घनसाली और अन्य विभिन्न क्षेत्रों से, यहाँ तक कि देश के अलावा विदेश तक भी टिहरी की सिंगोरी की मिठाई जाती है। दीपावली के त्योहार को बनाने का ट्रेंड जिस तरह से लगातार बदल रहा है, वैसे ही टिहरी की पहचान सिंगोरी मिठाई भी धीरे धीरे अपनी पहचान खो रही है। ऐसे में जरूरत है तो ऐसी चीज को बचाए रखने की जिससे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता लग सके और टिहरी की पहचान भी बची रह सके। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के गाचड़ा क्षेत्र में हर तीसरे साल मनाए जाने वाले गुरु चौरंगीनाथ मेले का समापन हो गया है। मेले के अंतिम दिन जहां पर बेटियारा गांव में देव संस्कृति की झलक दिखी, तो वहीं इस मेले का आयोजन फिर तीसरे साल होगा। वहीं ग्रामीण रासो नाच करते हुए भी नजर आए और इस दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया। ये बहुत भयंकर चलता है और 5 गांव में चलता है। शुरू चौडाड़ गांव होता है, दूसरा दिन दिखोली का होता है, तीसरा दिन सौर का होता है, ऐसी लुदाड़ा का चौथा दिन होता है और 5वां दिन आज समापन का बेटियारा है। यहाँ पर भी बहुत गजब की भीड़ है। भगवान चौरंगीनाथ जी आएंगे, डोली नाचन होगा, नृत्य होगा, बहुत बढ़िया नृत्य होता है, बहुत जनता जुड़ती है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जीत का दावा किया है। कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ में सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह का कहना है कि एक बार फिर से वहां कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। करती है और जो चुनाव मैं देख रहा हूं छत्तीसगढ़ के अंदर 20 सीटों पर जो है वोटिंग हो गई है और 70 पे होनी है। एक तरफा रुझान लोगों में देखने को मिला है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है।